नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राजनीतिक विचारकों की। आज हमारा जो चर्चा का विषय है, जिस विचारक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है। उनके बारे में उनके विचार आज हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं उनके जीवन परिचय से। टैगोर का जीवन परिचय हम जान लेते हैं। टैगोर के जन्म की यदि हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 7 मई 1861 को हुआ था, कलकत्ता में। 7 मई 1861 को कलकत्ता, जिसे आज कोलकाता कहा जाता है, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। और बचपन से ही ये जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके परिवार का झुकाव जो है ब्रह्म समाज से था। देवेंद्रनाथ ठाकुर भी ब्रह्म समाज से शुरुआत से ही जुड़े हुए थे और फिर रविंद्रनाथ टैगोर का भी झुकाव ब्रह्म समाज की ओर था। यदि इनकी प्रतिभा की बात करें तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर कई विषयों की विशेषज्ञता। जैसे ये एक लेखक भी थे, लेखक होने के साथ कवि भी थे, नाटककार भी थे और फिर संगीत की भी ये रचना करते थे, संगीतकार भी थे। और चित्रकार भी थे। यानी ये सारी विशेषताएं एक ही व्यक्ति में, और वो भी उत्कृष्टता के साथ पाई जाती थी। इनकी एक रचना थी गीतांजलि। गीतांजलि इन्होंने लिखी थी 1910 के आसपास। गीतांजलि के लिए इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 का। इसकी रचना तो 1910 में की थी इन्होंने, और नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, 1913 का साहित्य का नोबेल। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी लेखन की जो शैली थी वो कितनी उत्कृष्ट थी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि वे ब्रह्म समाजी थे, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे तो इनके विचार भी काफी प्रगतिशील थे, और इन प्रगतिशील विचारों के जरिए इन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट टैगोर के बारे में क्या हुआ है कि 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने विश्व भारती के साथ मिलकर के, विश्व भारती के सहयोग से, विश्व भारती विश्वविद्यालय के सहयोग से, और इन्होंने अंग्रेजी में टैगोर का जो भी काम उपलब्ध था उसको प्रकाशित किया है। उसको नाम दिया है द एसेंशियल टैगोर। यानी एक प्रकार से टैगोर के समूचे साहित्य का संकलन, समूचे कामों का संकलन है अंग्रेजी भाषा में। यह है द एसेंशियल टैगोर। ठीक है। अब यदि टैगोर की प्रमुख रचनाओं की हम बात करते हैं टैगोर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले तो आपने देखा कि गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था
1910 में इन्होंने गीतांजलि की रचना की थी। गीतांजलि के बाद एक इनकी रचना है घर और बाहर, घर और बाहर, 1916 में इसकी रचना की थी। फिर गोरा, एक रचना इनकी आती है आमार सोनार बंगला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। और भारत के राष्ट्रगान की रचना भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी, जन गण मन। आमार सोनार बांग्ला। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना करने के अलावा एक तीसरा देश है श्रीलंका। श्रीलंका का राष्ट्रगान इन्होंने लिखा नहीं था, लेकिन राष्ट्रगान को लिखने में इन्होंने मदद की थी। तो कुल मिलाकर के 3 देशों के राष्ट्रगान में इनका जो है योगदान है। और इनके ऊपर रचना द इसेंशियल टैगोर भी एक प्रकार से इनके कामों का ही संकलन हम कह सकते हैं। द रिलीजन ऑफ मैन, क्रिएटिव यूनिटी, नेशनलिज्म, द स्पिरिट ऑफ जापान, इस प्रकार कई सारी इनकी रचनाएं हैं और साहित्य को इनका काफी बड़ा योगदान है। चलिए आगे हम इनके विचारों की तरफ आते हैं। क्या विचार थे इनके? तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता के प्रति टैगोर का विचार जान लेते हैं कि टैगोर की नजरों में स्वतंत्रता क्या थी, स्वतंत्रता के प्रति उनके क्या विचार थे। टैगोर की जो स्वतंत्रता की अवधारणा थी वो हम कह सकते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता थी या कोई संकीर्ण अवधारणा नहीं थी। टैगोर कहते थे कि सच्ची स्वतंत्रता जो है, सच्ची आजादी या सच्ची स्वतंत्रता क्या है, तो उसके लिए वो कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता या सच्ची आजादी पूर्ण जागरण है। व्यक्ति का पूर्ण जागरण हो जाए, उसे पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए, या वह संपूर्ण रूप से खुद को अभिव्यक्त कर सके। पूर्ण स्वाभिव्यक्ति, पूर्ण स्वाभिव्यक्ति। इसको टैगोर सच्ची स्वतंत्रता बताते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि हमारे समाज में अब सच्ची स्वतंत्रता के लिए कुछ शर्तें भी होती हैं। तो कहते हैं कि समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें समाज में ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए, समाज में ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जो है हमें स्वतंत्रता उपलब्ध करा सके। स्वतंत्रता उपलब्ध कराने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति, स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं कि व्यक्ति का सर्वोच्च सत्ता से मिलन हो जाना। इस ब्रह्मांड की जो सर्वोच्च सत्ता है उससे मिलन हो जाने को पूर्ण स्वतंत्रता कहते हैं। और वो कहते हैं कि समाज में जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तभी जो है स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। फिर वो कुछ चरण बतलाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने के कौन कौन से चरण हैं। तो 4 चरणों की वो बात करते हैं। 4 चरणों में पहला उनका चरण है कि व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता की प्राप्ति, यानी व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति किसी के द्वारा बाध्य नहीं किया जा सके और स्वयं अपने मन से स्वतंत्र हो, खुद को अभिव्यक्त कर सके, व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्र हो। व्यक्तिगत के बाद समुदाय स्तर पर स्वतंत्रता, व्यक्ति से समुदाय। व्यक्ति का एकाकार समुदाय से हो जाए, व्यक्ति का मिलन समुदाय से हो जाए, और स्वतंत्रता कुछ बड़ा रूप ले लेती है समुदाय की स्वतंत्रता के रूप में से। ठीक है, फिर इसका और बृहत्तर रूप सामने आता है कि समुदाय से ब्रह्मांड की ओर, कम्युनिटी टू यूनिवर्स, समुदाय से ब्रह्मांड।
समुदाय से ब्रह्मांड के स्तर पर स्वतंत्रता। चौथा चरण गुरुदेव बतलाते हैं कि ब्रह्मांड से अनंत की ओर। ब्रह्मांड से अनंत यानी इसको वो पूर्ण स्वतंत्रता बतलाते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति के स्तर से यह काम शुरू हुआ और अनंत का मतलब सर्वोच्च सत्ता तक जाकर के एकाकार हो जाना, यही जो है इनके शब्दों में पूर्ण स्वतंत्रता है या सच्ची स्वतंत्रता है। कहते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे और सर्वोच्च सत्ता के अनंत व्यक्तित्व के साथ खुद को मिला देता है, खुद को समाहित कर लेता है। फिर टैगोर कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता, व्यक्ति को जो है सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के दुनियावी प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए, कि भौतिकता के बंधनों में नहीं पड़ना चाहिए, उनसे मुक्त होना चाहिए और इन प्रलोभनों से मुक्त होकर के ही वह जो है अनंत की यात्रा कर पाएगा। यदि प्रलोभनों से बंध कर रह जाएगा तो व्यक्ति कभी स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं पाएगा। और प्रलोभनों से कैसे मुक्त होगा, तो इस टैगोर कहते हैं कि इसके लिए व्यक्ति को अपनी मौलिकता या कहें कि अपनी मौलिक रचनात्मकता को बनाए रखना होगा। अपनी मौलिक रचनात्मकता को खोना नहीं है, उसे बनाए रखना है। इसलिए भारत की स्वतंत्रता के बारे में वो क्या कहते हैं कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता होने के साथ साथ पूर्ण स्वतंत्रता कब होगी, जब राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ नैतिक रूप से हम सबल सक्षम होंगे और सामाजिक रूप से भी स्वतंत्र होंगे। भारत की स्वतंत्रता राजनीतिक प्लस नैतिक प्लस सामाजिक होनी चाहिए, यही जो है एक राष्ट्र की सच्चे रूप में अभिव्यक्त कर पाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं टैगोर के राष्ट्रवाद का विचार, कि राष्ट्रवाद को उन्होंने किस प्रकार कहा, कि क्या राष्ट्रवाद होता है, यूरोपीय राष्ट्रवाद कैसा है और भारत में जो राष्ट्रवाद है वह कैसा होना चाहिए। टैगोर कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद का विचार है वह मूलतः आधुनिक विज्ञान और विकास से जुड़ा है। राष्ट्रवाद का विचार विज्ञान प्लस विकास, यानी यूरोप में ही राष्ट्रवाद के विचार का जन्म हुआ, आधुनिक यूरोप में। और यूरोपीय राष्ट्रवाद को वो कहते हैं कि यूरोप का जो राष्ट्रवाद है वो आक्रामक राष्ट्रवाद है। यूरोपीय राष्ट्रवाद आक्रामक राष्ट्रवाद है, यानी इसके अनुसार लोग क्या कहते हैं, लोगों की इच्छा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सत्ता प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा धन को प्राप्त करें, और इस चक्कर में व्यक्ति जो है लालची हो जाता है। और जब व्यक्ति लालची हो जाता है तो उसकी नैतिकता का पतन हो जाता है। तो टैगोर यूरोप के राष्ट्रवाद को नैतिकता का पतन करने वाला मानते हैं। सार रूप में कहते हैं कि यूरोपीय राष्ट्रवाद नैतिकता का पतन करता है, और यूरोपीय राष्ट्रवाद क्या करता है कि उपनिवेश को बढ़ावा देता है, उपनिवेशवाद को, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता और ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति की बात की गई है। तो यूरोपीय देशों ने ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेशों को हासिल करने पर जोर दिया, और उपनिवेशों में ये जो है संसाधनों का दोहन करते हैं। संसाधनों का असीमित दोहन करने की वजह से जो है वहाँ शोषण होता है, लोगों का भी और संसाधनों का भी। संसाधनों का दोहन और साथ ही साथ शोषण। ठीक है, यानी वो कहते हैं कि
इस उपनिवेशवाद के जरिए राष्ट्रवाद का जो असली चरित्र है वह सामने आता है कि राष्ट्रवाद ने किस प्रकार यूरोपीय देशों को जो है उपनिवेशवाद के लिए कितना ललायित किया है, किस प्रकार से यूरोपीय राष्ट्र ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बनाना चाहते हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद का जो स्वरूप, यानी ये जो यूरोपीय राष्ट्रवाद है या राष्ट्रवाद का जो स्वरूप पश्चिम से निर्धारित हुआ है, यूरोप से निर्धारित हुआ है, वह स्वरूप मानवताहीन है। उसमें कहीं भी मानवता की कोई भावना नहीं है। मानवताहीन होने के साथ साथ उसमें कहीं भी आध्यात्मिकता का कोई स्तर नहीं है। मानवताहीन है, आध्यात्मिकताहीन है। क्यों? क्योंकि ये किस पर आधारित है? युद्ध पर आधारित है। युद्ध के साथ साथ शस्त्र पर आधारित है। शस्त्र बल से जीता गया है और हिंसा के माध्यम से उपनिवेशों को प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो यह राष्ट्रवाद सच्चा राष्ट्रवाद नहीं है। इसके आगे यूरोपीय राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए टैगोर कहते हैं कि पश्चिमी राष्ट्रवाद जो है, पश्चिमी राष्ट्रवाद की वजह से ही पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद फैला। और उसने बड़े बड़े साम्राज्यवादी देशों को जन्म दिया, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि। साम्राज्यवाद के साथ साथ उपनिवेशवाद भी फैला, उपनिवेशों में शोषण हुआ। और इसका मूल कारण क्या रहा? क्योंकि पश्चिम में वैज्ञानिक विकास हो गया था, मशीनें आ गई थी, तो मशीनों और वैज्ञानिक माध्यमों के जरिए यूरोपीय देशों ने ज्यादा से ज्यादा जो है उपनिवेश बनाए। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की वजह से राष्ट्रवाद का विचार जो है हिंसक होता चला गया, अत्यधिक हिंसक हो गया। इसलिए टैगोर जो है समूचे पश्चिमी राष्ट्रवाद की बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे पश्चिमी विचारों की वो आलोचना करते हैं। कुछ पश्चिमी विचार ऐसे भी हैं जो टैगोर को प्रभावित करते हैं और उन्हें अपनाने के लिए वो कहते हैं। और उन विचारों में हम किनको मान सकते हैं? उन विचारों में हम मान देखें तो स्वतंत्रता का विचार। पश्चिम में जिस स्वतंत्रता के विचार का उदय हुआ उस विचार का टैगोर स्वागत करते हैं। फिर समानता का विचार और बंधुत्व का विचार, इन्हीं समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार पर ही फ्रांस की क्रांति आधारित थी। इसके आगे यदि हम बात करते हैं तो टैगोर भारत के राष्ट्रवाद से क्या चाहते हैं, यानी वो क्या कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद कैसा होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में टैगोर कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद यूरोप के राष्ट्रवाद की नकल नहीं होना चाहिए। इसके बारे में वो कहते हैं कि पहले जो है नैतिक और सामाजिक विकास होना चाहिए। नैतिक और सामाजिक विकास की बात टैगोर करते हैं। नैतिक प्लस सामाजिक विकास, यानी टैगोर कह रहे हैं कि नैतिक और सामाजिक विकास के बिना, इसके बिना यदि तकनीकी विकास होता है या वैज्ञानिक विकास होता है, वैज्ञानिक या तकनीकी विकास यदि होता है तो उसकी वजह से
विनाशकारी प्रभाव होता है और इससे जो है मानवता को नुकसान होता है। इसलिए टैगोर कहते हैं कि वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से पहले नैतिकता का विकास होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए। फिर आगे वो कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का जो आधार है वो विश्वव्यापी होना चाहिए, यानी यूरोप की तरह संकीर्ण विचार हमारे नहीं होनी चाहिए सिर्फ एक राष्ट्र के प्रति, बल्कि समूची मानवता की भलाई की हमें सोचना चाहिए। और हमारा विश्वव्यापी राष्ट्रवाद के विचार में बंधुता समाहित होनी चाहिए। बंधुता के साथ साथ लोगों के बीच समरसता हो, समरसता की भावना का संचार होना चाहिए। और इन्हीं मूल्यों पर ही राष्ट्रीय आंदोलन भी संचालित होना चाहिए, क्योंकि जैसी भावना राष्ट्रीय आंदोलन में होगी उसी भावना के आधार पर जो है राष्ट्र का जो राजनीतिक स्वरूप है वह निर्धारित होगा। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन यानी जैसा हम साधन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारा साध्य है। तो साधन राष्ट्रीय आंदोलन में भी बंधुता और समरसता, नैतिकता, सामाजिक विकास ये सभी विचार समाहित होने चाहिए, तभी जो है स्वतंत्र भारत में और सही राष्ट्रवाद का विकास हो पाएगा, विश्वव्यापी राष्ट्रवाद का विकास हो पाएगा। यानी वो कह रहे हैं कि हमारा राष्ट्रवाद सिर्फ स्वराज पर आधारित नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्वराज पर आधारित ना होकर के और सिर्फ स्वराज प्लस राजनीतिक स्वतंत्रता ये दो चीजों पर आधारित ना होकर के ये अंतर्राष्ट्रीयतावादी होना चाहिए। हमारा स्वराज अंतर्राष्ट्रीयतावादी होना चाहिए, सभी देशों को समाहित करने वाला, और इसका जो मूल उद्देश्य है वह आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक उद्देश्य का मतलब वही जो 4 चरण जो टैगोर ने बताए हैं, यानी व्यक्ति किस प्रकार से जो है अनंत की यात्रा करता है, यानी व्यक्ति स्तर पर स्वतंत्रता, समुदाय के स्तर पर, ब्रह्मांड के स्तर पर और ब्रह्मांड से अनंत स्तर पर। इस प्रकार आध्यात्मिक स्वरूप होना चाहिए राष्ट्रवाद का भी, और आध्यात्मिकता के साथ साथ नैतिक उत्थान भी इसमें समाहित होना चाहिए। नैतिक उत्थान की बात भी की जानी चाहिए। यानी हम टैगोर के बारे में कह सकते हैं कि टैगोर मूलतः राष्ट्रवादी के विचार में, उनके राष्ट्रवाद के विचार में अंतर्राष्ट्रीयतावाद का तत्व पाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीयतावाद के साथ साथ हम कह सकते हैं कि मानवतावाद की बात वो करते हैं, क्योंकि वो बात करते हैं नैतिकता की, समूची मानव जाति के उत्थान की। किसी एक राष्ट्र विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और समूचे विश्व के उत्थान की बात कर रहे हैं, समूचे मानव जाति के नैतिक उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान की बात वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था टैगोर का राष्ट्रवाद का विचार। अब हम देखते हैं कि टैगोर के राज्य का विचार क्या है। टैगोर के राज्य का विचार, टैगोर के अनुसार जो है वो राज्य को कम महत्व देते हैं और समाज को ज्यादा महत्व देते हैं। टैगोर कहते हैं कि समाज का महत्व है। सोसाइटी इज ग्रेटर देन राज्य, यानी समाज का महत्व राज्य के महत्व से ज्यादा होता है, और व्यक्ति के लिए भी समाज का ही ज्यादा महत्व होता है। इसलिए राज्य को ये चाहिए कि वो समाज के कामों को ना छीने, राज्य को समाज के काम को नहीं छीनना चाहिए। राज्य का मूल स्वरूप क्या होता है? कल्याणकारी। राज्य का मूल स्वरूप कल्याणकारी होता है, और इसी स्वरूप के प्रति उनकी निष्ठा के कारण वो बात करते हैं कि रूस का समाजवादी प्रयोग की वो प्रशंसा करते हैं कि रूस में जो है राज्य का स्वरूप ठीक ठाक है, लेकिन उनकी एक रचना है लेटर फ्रॉम रशिया,
लेटर फ्रॉम रशिया में वो रूस की समाजवादी व्यवस्था की बात करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन साथ ही वो कुछ बताते हैं कि रूसी समाजवाद को ज्यादा मानवीय होना चाहिए। रूस के समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि समाजवाद में मूल जोर तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर ही था, जबकि उदारवादी राज्य जो है निजी क्षेत्र को ज्यादा प्रोत्साहित करता है। इसलिए कल्याण, नागरिकों के कल्याण की उसमें बात नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रखा गया। समाजवादी राज्य में नागरिकों के कल्याण की बात की गई है। लेकिन यहाँ भी टैगोर कुछ हिदायतें देते हैं और कहते हैं कि रूसी समाजवाद को ज्यादा मानवीय होना चाहिए और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने देखा रशिया में तो इन तत्वों का उन्हें थोड़ा अभाव नजर आया। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि रूस में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी संकट है, इस पर भी जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। रूस में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर संकट है, यानी कल्याणकारी राज्य के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता का खत्म किया जा रहा है। कुल मिलाकर के हम इन विचारों से देख सकते हैं कि टैगोर जो है पूंजीवाद का विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पूंजीवाद जो है सही नहीं है और कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। रूस के समाजवाद की प्रशंसा करते हैं, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, स्वतंत्रता का भी अपना महत्व है। ठीक है, तो ये था इनका राज्य का विचार। राज्य के विचार में कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य हो। सार रूप में यदि हम देखें तो समाज का महत्व राज्य से ज्यादा है, राज्य का स्वरूप कल्याणकारी होना चाहिए, लेकिन साथ ही मानवीयता, संवेदनशीलता और स्वतंत्रता को भी समाहित किया जाना चाहिए, इनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक सबसे बड़ा नाम जो आता है महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी के साथ इनके कुछ मतभेद थे, टैगोर और गांधी के कुछ आपसी मतभेद थे, तो उनके हम मतभेदों की बात कर लेते हैं। दोनों, टैगोर और गांधी दोनों महापुरुष थे। टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा और गांधी ने टैगोर को गुरुदेव की संज्ञा दी। गांधी ने टैगोर को कहा गुरुदेव और टैगोर ने गांधी को कहा महात्मा। वहां से ही नाम चला महात्मा गांधी। ठीक है, ये टैगोर गांधी दोनों ही एक दूसरे के व्यक्तित्व का बड़ा आदर करते थे, लेकिन फिर भी उनमें कुछ मतभेद थे और टैगोर ने आलोचना की गांधी के आंदोलन की, क्योंकि टैगोर मूलतः आध्यात्मिकता के समर्थक थे, अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात करते थे। तो टैगोर कहते हैं कि गांधी जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, उस बहिष्कार के संबंधी जो आंदोलन था उसकी टैगोर आलोचना कर रहे हैं और वो कहते हैं बहिष्कार की जगह सामंजस्यता या सामंजस्यपूर्ण अंतःक्रिया से हमें जवाब देना चाहिए और नैतिकता से। बहिष्कार की वो बात नहीं करते, कहते हैं कि बहिष्कार गलत है, इसकी जगह हमें सामंजस्यपूर्ण अंतःक्रिया यानी अंग्रेजों के साथ आंतरिक लेन देन और उनके साथ संबंध बढ़ाने से जो है और हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा टैगोर का मानना था। फिर वो कहते हैं कि नैतिकता यानी सामाजिक अंतःक्रिया और नैतिकता, इन दोनों से हम अंग्रेजों की क्रूर शक्ति को परास्त कर सकते हैं। दूसरी बात, बहिष्कार के बाद गांधी ने आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के लिए एक मॉडल दिया, चरखे का साधन। इसकी भी वो आलोचना करते हैं
और यहाँ फिर जो है टैगोर भौतिक उन्नति का पक्ष लेते हैं, कहते हैं कि भौतिक उन्नति भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए और चरखे से गांधी जो आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं वह सही नहीं है। चरखे के बाद टैगोर आलोचना करते हैं गांधी के, चूंकि गांधी ने वर्ण व्यवस्था का पक्ष लिया था। हालांकि पक्ष लेने के पीछे उनके अपने तर्क थे और वो जाति व्यवस्था को छुआछूत दूर करके और कार्य आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। लेकिन टैगोर कहते हैं कि गांधी ने वर्ण व्यवस्था का पक्ष लिया, इस वजह से जातिगत भेदभाव बढ़ा है और जातिगत भेदभाव दूर करने के लिए जरूरी है कि वर्ण व्यवस्था का पक्ष नहीं लिया जाए। चौथी बात, गांधी के असहयोग आंदोलन की भी टैगोर आलोचना करते हैं। असहयोग आंदोलन की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इसमें कोई नैतिक शक्ति नहीं थी और ना ही इसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति थी। यानी टैगोर का चिंतन नैतिकता और आध्यात्मिकता के इर्द गिर्द घूमता है और हर बात में वो यही पक्ष ढूंढने की कोशिश करते हैं। चूंकि असहयोग आंदोलन को वो राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित बताते हैं और कहते हैं कि इसमें आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति का अभाव था, इसलिए यह आंदोलन सही नहीं था। यहां वो फिर चेतावनी देते हैं कि यदि हमारा जो साधन है स्वतंत्रता प्राप्ति का, उसमें हम सिर्फ राजनीतिक आर्थिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और नैतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते हैं, तो इस वजह से हमारा राष्ट्रवाद भी पश्चिमी राष्ट्रवाद की नकल हो जाएगा। और वो जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद आक्रामक भी नहीं होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रवाद आक्रामक भी नहीं होना चाहिए और विध्वंसात्मक भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हमारे जो भी आंदोलन के तरीके हैं वो नैतिकता पर आधारित हों, आध्यात्मिकता से प्रेरित हों। ठीक है, इसलिए वो असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। तो ये था टैगोर का चिंतन। सार रूप में हम कहें तो टैगोर जो है एक अंतर्राष्ट्रीयतावादी व्यक्ति थे और मानवतावादी व्यक्ति थे। मानवता के कल्याण की बात करते थे और राष्ट्र के विचारों, राष्ट्रवाद के संकीर्ण विचारों के बजाय पूरी मानव जाति के कल्याण की बात करते थे। ठीक है, धन्यवाद। ये था आज का लेक्चर हमारा। अगले लेक्चर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।